धीरज का दिल्ली में आज पहला दिन था। उसने अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और उसको रहने के लिए जगह नहीं मिली थी। वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। धीरे धीरे चलते चलते दोनों अब सोसाइटी के पास आ चुके थे, ठीक सोसाइटी के दरवाजे के सामने। भाई हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत ही लाजवाब और ख़तरनाक स्टोरी है। दोनों में प्यार का इजहार होने के बाद अब वो दोनों लिव इन में रह रहे थे। दोनों का फ्लैट अब एक हो चुका था। प्रणव उस आदमी को नरम लहजे में कहता है, क्या हम थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकते हैं? और मीरा का उसे गुड मॉर्निंग का लेटर उसके दरवाजे पर मिलता था। ये कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं लाता रहूँगा। तो कहानी शुरू करते हैं। तो 2002 की एक शाम थी। बारिश के दिन थे तो अंधेरा जल्दी हो जाता था या फिर टाइम का पता नहीं चलता था। और धीरज का दिल्ली में आज पहला दिन था। धीरज ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आया था। उसने अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लिया था पर उसको रहने के लिए जगह नहीं मिली थी। तो आज का उसका पूरा दिन जगह ढूंढने में ही निकल गया था। कोई बात नहीं बनी, जगह मिली नहीं तो धीरज रेलवे स्टेशन जा रहा था। कोई लॉज पर आज वो रुकना चाहता था रात बिताने के लिए। धीरज धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ जाता है और बस स्टैंड पे जाके रुकता है। वैसे तो दिल्ली में रात नहीं होती क्योंकि बड़ा शहर है तो वहाँ पर लोग दिखते ही है, पर ये दिल्ली का थोड़ा आउटर साइड एरिया था तो यहाँ पे लोगों का आना जाना भी कम था, तो लोग ज़्यादा दिखते नहीं थे। धीरज जाता है बस स्टैंड में, खड़ा हो जाता है, बस का वेट करता है। कुछ देर खड़े होने के बाद उसको एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। थोड़ा तिरछी नज़र करके वो पीछे मुड़ता है, देखता है तो वहाँ पर एक लड़की थी। धीरज को पता नहीं चला वो लड़की कब और कैसे वहाँ पे आई। जैसे ही धीरज मुड़कर उस लड़की को देखता है ना, तभी आसमान में एक जोरों से बिजली कड़कती है। धीरज बस का इंतज़ार कर रहा था पर बस का कोई आता पता नहीं था और वहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा था कि धीरज उसको पूछ सके, बस की इंक्वायरी कर सके। बारिश चल रही थी तो धीरज बारिश की बूंदों को निहार रहा था। बारिश को निहारते निहारते धीरज तिरछी नज़र करके उस लड़की को भी देख रहा था पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही 5-10 मिनट बीतते हैं और धीरज मुड़ के उस लड़के को बोलता है कि आपको इतनी रात को बाहर निकलना नहीं चाहिए था, मौसम भी ख़राब है और बस भी नहीं आ रही है। ऐसे में आपको किसी को बुला लेना चाहिए घर से जो आपको यहाँ से जल्दी ले जा सके। जैसे ही धीरज ये बोलता है वो लड़की उसकी तरफ 2-3 सेकंड के लिए देखती है और फिर से रास्ते की तरफ देखने लग जाती है। उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। धीरज को बात अजीब लगती है और वो भी सामने देखने लग जाता है। ऐसे ही धीरज और वो लड़की आधे घंटे से बस स्टॉप पे रुके थे और रात के करीब 10 बज रहे थे और धीरज को जोरों से भूख भी लग रही थी। तभी कुछ सेकंड में वो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं लगता तुम यहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से हो तुम? और धीरज बौखला के पीछे मुड़ता है, उस लड़की को जवाब देता है कि मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ और आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आया हूँ, फिलहाल रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो लड़की पूछती है फिर अब कहाँ जाओगे? धीरज बोलता है अभी तो रेलवे स्टेशन जाऊँगा, वहाँ पर कोई लॉज होगा तो वहाँ पर रुक जाऊँगा। लड़की बोलती है मतलब तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है? यहाँ पे थोड़ी दूरी पर एक सोसाइटी है, मैंने भी वहीं पे रेंट से फ्लैट लिया है, तुम चाहो तो तुमको वहाँ पे जगह मिल सकती है, और भी फ्लैट है वहाँ पर खाली। धीरज थोड़ा सहम के पूछता है मेरा इतनी रात को वहाँ पर आना ठीक होगा? वो लड़की बोलती है ये दिल्ली है, यहाँ पर रात नहीं होती है, और वैसे भी लड़की मैं हूँ और डर तुम रहे हो। तो धीरज थोड़ा अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। फिर दोनों वहाँ से पैदल चलने लगते हैं सोसाइटी की तरफ। बारिश भी धीरे धीरे 10 मिनट पहले रुक चुकी थी। दोनों पैदल चल रहे थे और तभी धीरज उसका नाम उसे पूछता है। वो लड़की अपना नाम मीरा बताती है। वो बोलती है कि मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। धीरज बोलता है अगर तुम्हारी सोसाइटी यहाँ पास में ही थी तो इतनी देर से तुम बस स्टॉप पे क्यों रुकी थी? तो मीरा बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड आने वाली थी तो उसका इंतज़ार कर रही थी, पर वो अभी नहीं आएगी, शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रुकेगी। तो धीरे धीरे चलते चलते दोनों अब सोसाइटी के पास आ चुके थे, ठीक सोसाइटी के दरवाजे के सामने। वो दिखने में एक सरकारी कॉलोनी लग रही थी। उसके मेन एंट्रेंस पे एक लोहे का गेट था। वो दोनों गेट खोलकर अंदर जाते हैं तो धीरज मीरा को बोलता है ये सोसाइटी बहुत ही पुरानी लग रही है, यहाँ पे बहुत सन्नाटा है, किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही, तुम यहाँ पे रह लेती हो? तो मीरा बोलती है हाँ मैं यहीं पे रहती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते तो ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं होता। धीरज उस पुरानी सोसाइटी को निहार रहा था। दोनों स्टेयर चढ़ के अब ऊपर आए और रूम नंबर 4 के सामने आके खड़े हो गए। मीरा धीरज को बोली ये रूम खाली है, तुम यहाँ पे रह सकते हो, मैं एक कमरा छोड़ के बगल में रहती हूँ। वहाँ पर बहुत सन्नाटा था, किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, बस रात के
चिंगरों की आवाज़ आ रही थी। धीरज थोड़ा सोच में था। वो मीरा को बाय करके रूम का दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है। अंदर रूम में बहुत अंधेरा था। वो लाइट का स्विच ऑन करता है तो ठीक स्विच ऑन करते ही उसके सामने उसको मीरा दिखती है। ना जाने वो कहाँ से आई थी। वो उसको देख के डर जाता है। उसे पूछता है, तुम यहाँ पे अंदर कैसे आई? तुम अभी तो चली गई थी ना? तो मीरा हंसकर बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही अभी तो अंदर आई। लगता है तुम्हारा ध्यान नहीं होगा। तो धीरज उस बात को नज़रअंदाज कर देता है। मीरा उसे बोलती है, इस रूम में बेड भी है तो तुम वहाँ पर आराम कर सकते हो। कुछ 1 महीने पहले ये रूम खाली हुआ था तो ये रहने लायक जगह है। मीरा धीरज को गुड नाइट करके वहाँ से चली जाती है। धीरज एक खुशनुमा सोच में था कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में उसको इतनी जल्दी एक खूबसूरत लड़की मिल भी गई और उसने उसकी इतनी मदद कर दी थी। धीरज अब थोड़ा थका हुआ था तो वो सो जाता है। सुबह जैसे ही धीरज उठता है उसके सामने उसको मीरा दिखती है। मीरा उसके लिए चाय लेकर आई थी। उसको उसने गुड मॉर्निंग बोला। थोड़ी बात करने के बाद मीरा बोलती है, तुम कोचिंग हो आओ, अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। तब सोचते हुए धीरज बोलता है, पर किराया? मीरा बोली, ये फ्लैट मेरे जानने वाले का ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहो तो तुम मुझे किराया दे देना, मैं उनको दे दिया करूँगी। और धीरज खुश हो जाता है। मीरा बोलती है, मैं 2 घंटे के लिए बैंक के क्लास को जाती हूँ, वहाँ से आने के बाद फ्री रहती हूँ, चाहो तो तुम आके मुझे मिल सकते हो। बस यहाँ आउटसाइडर्स का आना मना है तो किसी को बाहर से लाना मत और किसी का दरवाज़ा खटखटा कर उन्हें डिस्टर्ब मत करना। यहाँ के लोगों को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। उसकी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद धीरज हाँ बोल देता है। मीरा वहाँ से चली जाती है। धीरज को मीरा का उसके लिए कंसर्न होना बहुत अच्छा लग रहा था। धीरज की कोचिंग और मीरा के क्लास का आना जाना अब शुरू था। धीरज को अब दिल्ली रास आने लगी थी क्योंकि धीरज और मीरा में बातें बढ़ रही थी। धीरज रोज सुबह उठता और मीरा का उसे गुड मॉर्निंग का लेटर उसके दरवाजे पर मिलता था। फिर घंटों वो दोनों चाय पीते पीते बातें करते थे और अपने भविष्य के सपने सजाते थे। ऐसी बातें करते करते एक दिन धीरज मीरा को पूछता है, मीरा, कॉलोनी में बहुत सन्नाटा लगता है, किसी का आना जाना भी नहीं दिखता। कॉलोनी में बाकी मकान खाली है क्या? मीरा बोली, क्यों, तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? और बाकी लोगों की याद क्यों आ रही है? मैंने तुम्हें बोला था ना, यहाँ के लोगों को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। धीरज ने नोट किया था ये सवाल जैसे उसने पूछा था तब मीरा का चेहरा सीरियस हो चुका था और लहजा थोड़ा सख्त हो चुका था। बीतते दिनों के साथ धीरज और मीरा की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। दिसंबर की एक ठंडी शाम को दोनों सोसाइटी की छत पर बैठे थे। धीरज मीरा के कंधे पे सर रख के बैठा था और उसे पूछने लगा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो मीरा धीरज को बोली, बहुत ज़्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते इतना प्यार करती हूँ। और तभी उनकी सोसाइटी के ठीक सामने के फ्लैट से एक आदमी उसकी गैलरी में आता है और उनकी तरफ घूर के देखने लगता है। वो आदमी बहुत गौर से धीरज की तरफ देखे जा रहा था। धीरज को उसका ऐसा देखना पसंद नहीं आ रहा था। वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और मीरा को बोलता है, चलो हम नीचे चलते हैं। और दोनों फिर वापस फ्लैट में आ जाते हैं। दोनों में प्यार का इजहार होने के बाद अब वो दोनों लिव इन में रह रहे थे। दोनों का फ्लैट अब एक हो चुका था। एक दिन की बात है जब धीरज उसके कोचिंग गया था। तब कोचिंग छूटने के बाद उसका दोस्त प्रणव उसे मिलता है। प्रणव उसे कंप्लेन करते हुए कहता है कि भाई, जब कोचिंग छूटती है तो अचानक गायब कहाँ हो जाता है? तो हमारे साथ क्यों नहीं आता? हमारे साथ बात भी नहीं करता। धीरज बोला, वो मीरा की क्लास जल्दी ख़त्म हो जाती है तो आने के बाद वो मेरा इंतज़ार करती रहती है। वो परेशान हो जाती है बेचारी। वैसे मीरा मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों साथ ही रहते हैं। तो प्रणव बोलता है, तो ऐसा चक्कर है, मुझे तो पता ही नहीं था। कभी मुझे भी मिलाओ भाभी जी से। और ऐसी कौन सी लड़की है जो शहर में आते ही तुमसे सेट हो गई? प्रणव की ये बातें सुनकर धीरज मान जाता है उसे सोसाइटी ले जाने के लिए। प्रणव धीरज का अच्छा दोस्त था। दोनों कोचिंग से सोसाइटी को जाने के लिए निकलते हैं। दोनों सोसाइटी के गेट पर पहुंचते हैं। प्रणव बहुत ध्यान से उस सोसाइटी को देख रहा था। गेट खोल के थोड़ा अंदर आने के बाद प्रणव धीरज को बोला, तुम इस सोसाइटी में रहते हो? धीरज बोला, हाँ, मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ मीरा के साथ। प्रणव बोला, देख, तू बाहर का रहने वाला है, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ। प्रणव बोला, जैसे कि मुझे पता है ये सोसाइटी पिछले 6 साल से खाली पड़ी है, यहाँ कोई नहीं रहता। धीरज बोला, भाई, पिछले 1 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। दोनों धीरज के फ्लैट नंबर 404 के पास आते हैं। धीरज बोलता है, ये है मेरा फ्लैट। अब दोनों धीरज के फ्लैट के अंदर जाते हैं। प्रणव फ्लैट की हालत देखकर चौंक जाता है। उस फ्लैट की हालत बहुत ख़राब थी। प्रणव धीरज को बोलता है, भाई तू यहाँ रहता है? ये फ्लैट तो रहने लायक नहीं है, यहाँ पर तो कोई जानवर भी ना रहे, तू कैसे रहता है? धीरज प्रणव को बोला, यार मैं खुद देखकर हैरान हूँ। मैं जब ये फ्लैट छोड़कर गया तब ये फ्लैट की हालत ऐसी नहीं थी, बहुत साफ़ सुथरा था
मेरा साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती है। तो प्रणव धीरज को बोला कि कहाँ है भाई तेरी मीरा, तू तो बोला था तेरे साथ यही रहती है, तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और ऐसी गंदी जगह पे कौन सी लड़की रहेगी भाई तेरे साथ, तू बता सच में मजाक कर रहा है ना मेरे साथ, और अगर मजाक कर रहा है तो बस कर दे अभी। धीरज बौखला कर बोलता है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं 1 साल से यही मीरा के साथ रहता हूँ। प्रणव धीरज को बोला, भाई हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। धीरज का मानसिक संतुलन अब बिगड़ने लगा था। उसे प्रणव को यकीन दिलाना था कि वो सच बोल रहा है। धीरज प्रणव को बोला, तू मेरे साथ सामने वाली सोसाइटी में चल, वहाँ पर एक अंकल रहते हैं, उन्होंने हमें साथ देखा है, वो तुझे बताएंगे, तब तुझे यकीन आ जाएगा। वो दोनों सामने वाले सोसाइटी में जाते हैं, उस अंकल के घर डोरबेल बजाते हैं, तब वो अंकल बाहर आते हैं। वो अंकल जैसे ही दरवाज़ा खुलकर बाहर आते हैं, धीरज बौखला कर बोलता है, अंकल ये मेरा दोस्त है, आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पर एक लड़की के साथ में रहता हूँ ना, वो लड़की अभी कहाँ है, कुछ खबर है आपको? वो आदमी बोलता है, अरे कैसा पागल लड़का है ये, ना जाने उस खंडर सोसाइटी के छत पर बैठकर किससे बातें करता था, कौन जाने। ये सुनकर धीरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसने ऐसा कभी फील नहीं किया था। प्रणव उस आदमी को नरम लहजे में कहता है, क्या हम थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकते हैं, इसकी हालत खराब है, इसे थोड़ा पानी चाहिए होगा। और वो आदमी धीरज की ऐसी हालत देखकर उनको अंदर ले लेता है। दोनों अंदर बैठते हैं, धीरज को वो आदमी पानी देता है। धीरज के पानी पीने के बाद प्रणव उस आदमी को बोलता है, अंकल मैं तो यही करने वाला हूँ, जहाँ तक मुझे बताया ये सोसाइटी पिछले 6 साल से खाली पड़ी है, पर क्यों खाली पड़ी है ये मैं नहीं जानता। वो आदमी प्रणव को बोलता है, बहुत सालों पहले एक लड़की ने इस सोसाइटी की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। सुना है वो लड़की किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी, वो लड़के ने उसे धोखा दे दिया तो उसने अपनी जान दी थी। तब से इस सोसाइटी में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी थी, तो यहाँ के लोग धीरे धीरे ये सोसाइटी छोड़कर जाने लगे थे। प्रणव बहुत दबी आवाज़ में उस आदमी को पूछता है, अंकल क्या आप बता सकते हो उस लड़की का नाम क्या था? तो वो आदमी बोलता है, उसका नाम मीरा था। ये सुनकर धीरज का पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो सोचने की हालत में नहीं था, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, और प्रणव को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। अब ये सारा माजरा उस आदमी को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा था। उन्होंने धीरज की मदद की, उसके घर वालों को कॉल किया और वहाँ से उसको घर भेजा, और कई सालों तक धीरज उस घटना से उभर नहीं पाया।